गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेकियावेली। इससे पहले हम प्लेटो और अरस्तू के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मेकियावेली हमारा तीसरा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है जिसका अध्ययन हम आज से शुरू करेंगे। मेकियावेली के बारे में विशेष बात यह है कि मेकियावेली को हम युग का शिशु कहते हैं। साथ ही मेकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो आइए हम अध्ययन शुरू करते हैं। मेकियावेली के राजनीतिक विचारों को समझने से पहले हम मेकियावेली के जीवन परिचय के संबंध में कुछ बातें करते हैं। देखिए, मेकियावेली के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेकियावेली को हम पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहते हैं। मेकियावेली को इटली का चाणक्य भी कहा जाता है। मेकियावेली का कंपैरिजन भारत के जो महान राजनीतिक विचारक रहे कौटिल्य या चाणक्य उनसे किया जाता है। और हम जब पूरा मेकियावेली पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेकियावेली को चाणक्य के समान बनाती है या मेकियावेली के विचारों में कहाँ हमें कौटिल्य के विचारों के साथ सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। मेकियावेली का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में इटली के नगर फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस जो है ये पुनर्जागरण का एक मुख्य केंद्र था। कार्य विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार राजदूत नियुक्त। मेकियावेली को 23 बार विभिन्न यूरोपीय देशों में राजदूत बनाया गया और इस वजह से मेकियावेली को राजनीति का व्यवहारिक अनुभव भी था। मृत्यु हुई 1527 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लेवी, इतिहास की 10 पुस्तकों पर व्याख्याएं, प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इन पुस्तकों में प्रिंस मेकियावेली की सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है। और जब हम मेकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से हम प्रिंस का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर डनिंग कहते हैं मेकियावेली के बारे में कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मीन्स प्रोफेसर डनिंग ने मेकियावेली को अपने युग का शिशु कहा है। युग का शिशु, इस शब्द से क्या अभिप्राय है? देखिए, युग का शिशु से अभिप्राय ये है कि मेकियावेली अपने समय की परिस्थितियों की उपज था। मीन्स मेकियावेली के जो राजनीतिक विचार थे वो तत्कालीन समय की परिस्थितियों से निर्मित हुए थे। वैसे आप देखिए कि कोई भी राजनीतिक विचारक हो, उसका जो दर्शन होता है या उसकी जो नीतियाँ होती है उस पर उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ये एक सामान्य सी बात है कि जिस तरह का आपका परिवेश है, चाहे वो राजनीतिक परिवेश हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, तो परिवेश का प्रभाव आपके विचारों पर, आपके दर्शन पर पड़ता है। ये चाहे हम प्लेटो अरस्तू के दर्शन में देखें कि कहीं ना कहीं प्लेटो और अरस्तू में भी था कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो अनुभव किया उन चीज़ों का प्रभाव उनके विचारों पर पड़ा। लेकिन हमने युग का शिशु मेकियावेली को ही कहा है। उसका कारण ये है कि मेकियावेली के राजनीतिक विचारों पर अपने समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक वातावरण का प्रभाव जितना अधिक स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं उतना किसी अन्य विचारक के दर्शन में हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात देखिए, प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है। परंतु मेकियावेली अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है कि मेकियावेली का जो चिंतन है वो तत्कालीन समय की
परिस्थितियों से प्रभावित रहा, ये हम मैकियावेली के दर्शन में देख सकते हैं। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था, इसी कारण उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। मैकियावेली का समय पुनर्जागरण का युग था। 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ होता है और इसीलिए मैकियावेली को कहते हैं हम पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। देखिए, ये भी कहा जाता है कि यदि मैकियावेली 15वीं शताब्दी में पैदा नहीं हुए होते तो शायद वो इतने महान लेखक या इतने महान विचारक नहीं होते, या मैकियावेली का जन्म अगर इटली में नहीं होता तो शायद आज पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में उनकी जो महत्ता है, शायद उतना महत्व उनका नहीं होता। तो यहाँ हमें ये बात पता लग रही है कि मैकियावेली अपनी समकालीन परिस्थितियों से, अपने समकालीन वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित रहे, इसीलिए मैकियावेली को युग का शिशु कहा जाता है। तो अब हम डिटेल से उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिसके कारण मैकियावेली को युग का शिशु कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लेते हैं शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। देखिए, 15वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में, जैसा कि हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण प्रारंभ हो गया था, और जब पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ तो परिस्थितियों में बदलाव आने लगे, राजनीतिक परिस्थितियों में भी बदलाव आने लगे। जैसे कि मध्य युग में हमने देखा कि मध्य युग में यूरोप में सामंतवाद हावी था, सामंतों के पास बहुत अधिक पावर थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पुनर्जागरण प्रारंभ होता है तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मध्य युग में चला जो परिषदीय आंदोलन था, जो राजा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से चलाया गया था, वो आंदोलन अब समाप्त हो जाता है। सामंतों की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सामंतों के स्थान पर इस समय यूरोप में राजतंत्र की स्थापना होने लगती है। न केवल स्थापना होने लगती है बल्कि राजतंत्र शक्तिशाली भी होने लगते हैं। इसी समय आप देखिए, जैसे इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम, लुई द्वादश, स्पेन की हम बात करें तो फर्डिनैंड। तो ये जो सम्राट हुए, इनके लीडरशिप में ये राज्य धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे थे। अब हुआ क्या कि एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राजतंत्र आ गया था और ये राजा भी बहुत शक्तिशाली थे। जब मैकियावेली ने इस चीज़ को देखा कि इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन का राजनीतिक एकीकरण हो चुका है, यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है, तो मैकियावेली इटली के लिए भी यही स्वप्न सजोने लगा। मैकियावेली चाहता था कि इटली का भी एकीकरण हो, इटली में भी राजतंत्र की स्थापना हो। और आप देखिए, इसका प्रभाव मैकियावेली के चिंतन में भी है। मैकियावेली ने सर्वोत्तम जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र को बताया। मैकियावेली इटली के लिए एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना चाहते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना। अभी हमने चर्चा की कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इनका राजनीतिक एकीकरण हो चुका था, यहाँ पर शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हो चुका था। लेकिन इसके विपरीत इटली की क्या स्थिति थी? इटली इस समय 5 राज्यों में बटा हुआ था। दक्षिण में नेपल्स, मध्य इटली में रोमन चर्च प्रदेश, मिलान की डची, मिलान ये, और वेनिस और फ्लोरेंस के गणराज्य। तो इटली अभी भी डिवाइडेड था और ये जो राज्य थे ये आपस में लड़ते रहते थे। साथ ही क्या होता था कि जो पोप था, जिसका रोम पर शासन था, पोप कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो।
तो पोप हमेशा ये प्रयास करता था कि स्पेन, फ्रांस, ये इटली का एकीकरण नहीं होने दे। तो ये प्रयास रहता था कि जो विदेशी शासक हैं, जो विदेशी राज्य हैं, वो इंटरफेयर करते रहें इटली की राजनीति में। तो इटली की क्या स्थिति थी? इटली के राज्यों में आपस में फूट थी, गृह युद्ध की स्थिति थी। जो विदेशी राज्य थे वो इटली में इंटरफेयर करते रहते थे। तो एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, जहाँ पर एकीकरण हो चुका है, राजतंत्र आ चुका है, और दूसरी तरफ इटली अभी भी डिवाइडेड था। तो मैकियावेली ये चाहते थे कि इटली का भी एकीकरण हो और इटली में भी राजतंत्र की स्थापना हो। एक और प्रमुख कारण था पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ, रेनेसां। और पुनर्जागरण के प्रभाव से क्या हुआ कि जो दृष्टिकोण था मानव का दृष्टिकोण पारलौकिक के स्थान पर लौकिक होने लगा। व्यक्ति के विवेक में विश्वास व्यक्त किया गया, तर्क और चिंतन पर बल दिया जाने लगा, और इसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में रिफ्लेक्ट हुआ, चाहे साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो। हर क्षेत्र में ये हुआ कि हर क्षेत्र में कुछ नए आदर्श आए, कुछ नए मूल्य आए, कुछ नई विशेषताएं आई। तो मध्य युग के जो आदर्श थे उनका अब अंत होने लगा था, एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। और उसका प्रभाव हमें मैकियावेली के दर्शन में भी दिखाई देता है, जहां मैकियावेली कुछ नवीन विचारों का सूत्रपात करते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण के फलस्वरूप साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हुआ। पुनर्जागरण के प्रभाव से क्या हुआ कि जो मध्य युग में जो आदर्श अपनाए गए थे वो अब समाप्त होने लगे थे। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद समाप्त हो गया, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि अब सामंतवाद का अंत हो चुका था और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना प्रारंभ हो चुकी थी, तो मैकियावेली की जो कल्पना थी इटली के लिए वो भी यही थी कि मैकियावेली ये चाहते थे कि इटली में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो। राजनीतिक क्षेत्र में धर्म, नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद का प्रभाव समाप्त हुआ। राजनीति में भी क्या आ गया कि राजनीति पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं राजनीति में धर्म का इंटरफेयर रहता था, पोप बड़ा सक्रिय रहता था, पोप का बड़ा प्रभाव रहता था। लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि पोप का खुद का जीवन बहुत विलासी हो गया था, भ्रष्ट हो गया था, तो ये चीज़ आ गई कि पॉलिटिक्स और धर्म या पॉलिटिक्स और नैतिकता, ये बहुत बड़ी चीज़, या पहली बार ये चीज़ मैकियावेली ने कही कि राजनीति से नैतिकता को अलग रखा जाना चाहिए। साथ ही तो हम ये देखते हैं कि राजनीति में क्या होने लगा, धर्म, नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद का प्रभाव पॉलिटिक्स पर से कम होने लगा। जनता का दृष्टिकोण पारलौकिक के स्थान पर यह लौकिक हुआ। जनता का दृष्टिकोण धार्मिक से उदार एवं वैज्ञानिक होता जा रहा था। तो लोगों का जो दृष्टिकोण था, जो अप्रोच थी लोगों की, वो अब पारलौकिक के स्थान पर यह लौकिक हुई। अर्थात अब लोग इस बात पर विचार नहीं करते थे कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, या मृत्यु के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। जो कुछ है वो इसी जीवन में है। तो लोगों ने अब अपने जो चिंतन का विषय क्षेत्र था वो बनाया कि इस जगत में हमें क्या करना है, ये अब मुख्य विषय होने लगा। जैसे कि हम बात करें साहित्य की या कला की, तो अब जो साहित्य लिखे गए या जो कलाकृतियाँ आने लगी वो परलोक के बजाय यह लोक से प्रेरित होने लगी। इसी तरह जो लोगों का दृष्टिकोण था, धार्मिक दृष्टिकोण में उदारता दिखाई देती है हमें, और साइंटिफिक अप्रोच लोगों की होती जा रही थी। तर्क एवं चिंतन पर बल दिया जाने लगा। फ्लोरेंस पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र रहा। देखिए, इटली में जब पुनर्जागरण हुआ तो फ्लोरेंस एक मेन सेंटर था, और मैकियावेली का जन्म हुआ था फ्लोरेंस में।
तो इसीलिए ये स्वाभाविक था कि मेकियावेली पुनर्जागरण के चिंतन से प्रभावित होता। और आप देखिए, इससे प्रभावित होकर मेकियावेली के चिंतन में क्या चेंजेस हम देखते हैं कि मेकियावेली ने सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद की बात करी है, राष्ट्रीय राज्य की बात करता है मेकियावेली। इसी तरह मेकियावेली कहते हैं कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया जाए। ये बहुत मेन कंट्रीब्यूशन है मेकियावेली का, कि मेकियावेली ने कहा कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण होना चाहिए। इसके बाद राज्य के सिद्धांत के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया गया। अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हमने क्या पढ़ा प्लेटो अरस्तु में? हमने बेसिकली इस बात पर देखा, इस बात पर जोर रहा कि राज्य के उद्देश्य क्या हैं, राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य की प्रकृति कैसी है। लेकिन मेकियावेली के दर्शन का सेंटर पॉइंट राज्य नहीं है। मेकियावेली के दर्शन का सेंटर पॉइंट है शासन कला, अर्थात एक राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए। मेकियावेली ने प्रिंस में इस बात का प्रतिपादन किया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का प्रभाव मेकियावेली के चिंतन पर भी पड़ा और पुनर्जागरण से प्रभावित होकर मेकियावेली के दर्शन में भी कई नई चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे राष्ट्रवाद, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, शासन कला का प्रतिपादन, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, धर्म और नैतिकता। देखिए, इस समय का युग कैसा था कि पोप जो है बहुत विलासी जीवन बिता रहा था, चर्च बहुत करप्ट हो चुके थे। तो क्या होता जा रहा था कि लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा समाप्त होती जा रही थी। राजाओं ने भी नैतिकता का पालन करना छोड़ दिया था और साधारण नागरिक भी नैतिकता का पालन नहीं करते थे। तो परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई थी कि पोप का विलासमय जीवन था, राजा नैतिक आदर्शों का पालन नहीं करते थे, साधारण नागरिक भी नैतिकता का पालन नहीं करते थे। अब इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही मेकियावेली का चिंतन ये बना कि मेकियावेली राजा को ये सलाह देते हैं कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आचार तथा धर्म के सिद्धांतों की चिंता नहीं करनी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना की जा सकती है। मेकियावेली ये कहते हैं राजा को कि राजा के लिए धार्मिक सिद्धांतों का पालन या नैतिकता का पालन करना आवश्यक नहीं है। राजा को इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा को अपने राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजा इन सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है। इसी तरह उसने राजा को छल बल से राज्य की रक्षा करने की सलाह दी है। मेकियावेली कहते हैं कि यदि राजा राज्य की रक्षा करने के लिए छल का प्रयोग करता है या बल का प्रयोग करता है तो वो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं है। और नेक्स्ट, यूरोप के राष्ट्रीय राज्य भी धर्म और नैतिकता से उदासीन होकर अपने स्वार्थों की सिद्धि में रत थे। जो यूरोप के राष्ट्रीय राज्य थे वो भी धर्म और नैतिकता का पालन नहीं कर रहे थे। तो इन सब परिस्थितियों, जब मेकियावेली ने इन सब परिस्थितियों को देखा कि न तो राजा नैतिकता का पालन कर रहा है, न पोप, न साधारण नागरिक, तो मेकियावेली ने भी ये दर्शन दिया कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण होना चाहिए। एक राजा के लिए धर्म और नैतिकता का पालन करना आवश्यक नहीं है। और लास्ट हम लेते हैं मानव स्वभाव संबंधी धारणा। जैसा अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि 15वीं शताब्दी का जो युग था, इसमें चाहे राजा हो, चाहे धर्म अधिकारी हो, चाहे पोप हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे साधारण नागरिक, कोई भी नैतिकता का पालन नहीं कर रहा था। सभी का आचरण भ्रष्ट था। तो इन सब के कारण मेकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में
ये निष्कर्ष निकाला। देखिए मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य में ना तो कोई ईश्वरीय गुण है और ये शायद थोड़ा सा और न ही मनुष्य नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर है और जानवरों की चालाकी तथा खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। तो मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य में न तो कोई ईश्वरीय गुण है और न ही मनुष्य नैतिक प्राणी है। उन्होंने व्यक्ति को न तो नैतिक माना है और न वो ये स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में कोई अच्छा गुण है। मैकियावेली क्या कहते हैं मानव के बारे में? मैकियावेली ये कहते हैं कि मानव एक जानवर है और जानवर के समान चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। तो मैकियावेली की ये जो सोच बनी मानव स्वभाव के बारे में, ये क्यों बनी? ये इसलिए बनी क्योंकि मैकियावेली ने ये देखा कि तत्कालीन समय में सभी लोग भ्रष्ट आचरण में लीन थे, कोई भी नैतिकता का पालन नहीं करता था। ठीक है, तो ये आज हमारा कंसेप्ट हुआ जिसमें हमने ये देखा कि मैकियावेली को युग का शिशु क्यों कहा जाता है। तो ये जो 5 हमारे पॉइंट्स थे, लास्ट में मैं समराइज कर रही हूँ कि मैकियावेली को हमने युग का शिशु क्यों कहा। द फर्स्ट रीज़न इज कि हमने पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा। तो पहली चीज़ ये कि यूरोप में इस समय शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो गई थी। मैकियावेली ने भी इटली के लिए यही कल्पना की। उसके बाद राष्ट्रीयता की भावना अदर स्टेट्स में डेवलप हो चुकी थी, जबकि इटली अभी भी डिवाइडेड था। नेक्स्ट पुनर्जागरण, एंड फोर्थ धर्म और नैतिकता, एंड देन नेक्स्ट मानव स्वभाव संबंधी धारणा। थैंक यू।